गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा मेटामॉर्फोसिस और इसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 18 नंबर। तो अपन 17 नंबर पार्ट के अंदर पढ़ रहे थे मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा और आज अपन पॉइंट अपना यही रहेगा मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा यानी टेडपोल लार्वा में कायांतरण। और टेडपोल लार्वा में अपन कायांतरण की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जो चेंजेस होते हैं उसको तीन पार्ट्स के अंदर बांटते हैं। इकोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। पिछली क्लास के अंदर अपन ने इकोलॉजिकल चेंजेस पढ़े थे और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की अपन बात कर रहे थे। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मैंने आपको टू टाइप के बताए थे, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, जिनमें से अपन ने रिग्रेसिव चेंजेस कंप्लीटली पढ़ लिया था और प्रोग्रेसिव चेंजेस की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी। और मैंने आपको ये बताया था कि प्रोग्रेसिव चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं यानी टू टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल चेंजेस यानी बाह्य परिवर्तन, इंटरनल चेंजेस यानी आंतरिक परिवर्तन। अब देखिएगा एक्सटर्नल चेंजेस यानी बाह्य परिवर्तन क्या होते हैं। तो टेडपोल लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है, किसमें, टेडपोल लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो इसकी अगली और पिछली यानी हाइंडलिम और फोरलिम, हिंदी में क्या बोलते हैं, अगली और पिछली टांगों के अंदर क्या होती है, वर्दी होती है। बट टेडपोल लार्वा की जो पिछली टांग होती है उसमें अधिक वर्दी होती है, किसकी बजाय, अगली टांगों की बजाय, जिसके कारण जो फ्रॉग होता है वो इसकी पिछली टांगे क्या होती है, लंबी होती है। पिछली टांगे क्या होती है, लंबी होती है, यानी जो हाइंड लिम्ब होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव चेंजेस के अंदर अपन एक्सटर्नल चेंजेस पढ़ रहे हैं, बाह्य परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन के अंदर पहला चेंजेस कौन सा है कि मेटामॉर्फोसिस की जब क्रिया होगी किसके अंदर, टेडपोल लार्वा के अंदर। तो टेडपोल लार्वा की जो हाइंडलिम फोरलिम यानी अगली और पिछली जो टांगे होती है उसके अंदर वर्दी होती है। बट पिछली टांगों में यानी हाइंडलिम में अगली टांगे यानी फोरलिम की तुलना में क्या होती है, अधिक वर्दी होती है। इसी कारण जो फ्रॉग यानी जो मेंढक होता है इसकी पिछली टांगे अगली टांगों की तुलना में क्या होती है, अधिक लंबी होती है। ठीक है, अब देखिएगा कि अगला चेंजेस क्या होता है कि जब टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो वो एक छोटे फ्रॉग के अंदर चेंज होता है यानी छोटे मेंढक के अंदर चेंज होता है। तो इसी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान इसकी जो आंखें होती है, इसकी जो आंखें होती है वो बाहर की ओर उभर जाती है, आंखें बाहर की ओर क्या हो जाती है, उभर जाती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो टेडपोल लार्वा होता है जब इसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है टेडपोल लार्वा के अंदर तो इसके जो गिल होते हैं, गिल, और इसके अलावा जो ओपरकुलम होता है, जो ओपरकुलम होता है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जब एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं तो इस दौरान गिल और ओपरकुलम क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान इसका जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, हल्का पीला, हल्का पीला कोमा धब्बेदार हो जाता है। इसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, हल्का पीला और धब्बेदार हो जाता है। अब देखिएगा ये सारे के सारे चेंजेस किसमें आते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस के अंदर। अब अपन बात करते हैं किसकी, इंटरनल चेंजेस यानी आंतरिक परिवर्तनों की। तो आंतरिक परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान किस प्रकार से होते हैं वो देखिएगा कि होता क्या है इस दौरान, वो देखिए कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जो टेडपोल लार्वा होता है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान कौन सा लार्वा, टेडपोल लार्वा, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जो टेडपोल लार्वा होता है वो भोजन ग्रहण करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। मेटामॉर्फोसिस की क्रिया जब टेडपोल लार्वा में होती है तो टेडपोल लार्वा जो होता है वो भोजन ग्रहण करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिसके कारण टेडपोल लार्वा की जो एलिमेंट्री केनाल होती है, एलिमेंट्री जो केनाल होती है
यानी जो आहार नाल होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आहार नाल। इसकी जो आहार नाल होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान टेडपोल लार्वा जब एक छोटे फ्रॉग यानी छोटे मेंढक के अंदर चेंज होगा तो ये भोजन ग्रहण करना बंद करेगा। जब भोजन ग्रहण करना बंद करेगा तो इसकी एलिमेंट्री केनाल यानी आहार नाल पहले की तुलना में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब देखिएगा, इसी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जो टेडपोल लार्वा होता है, इसका ब्रेन यानी जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, जो मस्तिष्क होता है वो भी क्या हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। और इसी के साथ साथ इसका जो ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम होता है किसका, मेंढक का, वो भी क्या हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। कहने का मीन ये है कि जब टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी और इसी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान जब जो टेडपोल लार्वा एक छोटे मेंढक के अंदर चेंज होगा तो इसका जो मस्तिष्क और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। अब अगला चेंजेस देखिए कि जब टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है और टेडपोल लार्वा एक छोटे फ्रॉग या फिर बोल सकते हो वयस्क मेंढक के अंदर परिवर्तित होता है तो इसके प्रोनेफ्रॉन जो होते हैं, प्रोनेफ्रॉन जो होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, मीजोनेफ्रॉन में चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं, प्रोनेफ्रॉन मीजोनेफ्रॉन के अंदर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये सारे के सारे परिवर्तन किसमें आते हैं, इंटरनल चेंजेस के अंदर। इसी के साथ मोर्फोलॉजिकल चेंजेस था अपना, जिसको दो भागों में अपन ने बांटा था, एक्सटर्नल चेंजेस और इंटरनल चेंजेस, यानी बाह्य परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन का जो पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। आगे अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की। तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान टेडपोल लार्वा के अंदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसकी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो अब देखिएगा कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान टेडपोल लार्वा में होने वाले जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो निम्न होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आप सभी जानते हो कि जब टेडपोल लार्वा लार्वल अवस्था के अंदर होता है, कौन सा लार्वा, टेडपोल जो लार्वा होता है वो लार्वल अवस्था में जब होता है तो ये अमोनोटेलिक होता है, अमोनोटेलिक होता है, यानी किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जब टेडपोल लार्वा लार्वल अवस्था में होता है, आप सभी जानते हो कि ये जलीय जीवन जीता है और इसी दौरान ये अमोनोटेलिक होता है, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करता है। लेकिन टेडपोल लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है और ये लार्वा जब वयस्क मेंढक के अंदर चेंज होता है तो ये अमोनोटेलिक से क्या हो जाता है, यूरियोटेलिक हो जाता है। अमोनोटेलिक से क्या हो जाता है, यूरियोटेलिक हो जाता है, यानी यूरिया का उत्सर्जन करने लग जाता है। किसका उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि इसी मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के दौरान लीवर का जो विकास होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। कहने का मीन ये है कि जो लीवर है वो कंप्लीटली विकसित हो चुका होता है और इस लीवर के कंप्लीटली विकसित हो जाने के कारण जो फ्रॉग होता है उसमें यूरिया का निर्माण होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अगला चेंज देखिए कि आप सभी जानते हो कि जब टेडपोल लार्वा लार्वल अवस्था में था तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, गिल्स, यानी गिल उपस्थित थे। इन गिल्लों की सहायता से टेडपोल लार्वा क्या कर रहा था, रेस्पिरेशन की क्रिया को संपन्न कर रहा था, यानी इसमें जो श्वसन की क्रिया थी वो गिल्स के माध्यम से संपन्न हो रही थी। यानी जैसे ही जो जल था वो गिल्स के संपर्क में आता है तो इसकी बॉडी में उपस्थित जो एक्सक्रेटरी मटेरियल
जो होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसके अलावा जो O2 ऑक्सीजन और CO2, जो CO2 थी बॉडी के अंदर, वो गिल्स के द्वारा जब जल बाहर निकलता है वापिस तो उस जल के अंदर विसरित हो जाती है। और जल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो इन्हीं गिल्स के द्वारा पूरी, जब गिल्स के अंदर जब जल प्रवेश करता है, कहने का मीन ये है कि जब जल गिल के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन होती है वो इन गिल्स के अंदर विसरित हो जाती है, पूरी बॉडी के अंदर स्थानांतरित कर दी जाती है। अब देखिएगा कि जब लार्वल अवस्था में था तो इसमें क्या प्रेजेंट थे, गिल्स पाए जाते थे। कहने का मीन ये है कि इसमें क्या थे, गिल्स उपस्थित थे। इन गिल्स की सहायता से ही ये क्या कर रहा था, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया संपन्न कर रहा था। गिल्स के माध्यम से क्या कर रहा था, ये रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया संपन्न कर रहा था। बट इस जब टेडपोल लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है यानी कायांतरण होता है, तो ये इसके जो गिल्स होते हैं, कौन से गिल, इंटरनल गिल यानी जो आंतरिक जो गिल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। आंतरिक गिल क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और इसके स्थान पर इनमें क्या बनता है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग के रूप में लंग्स यानी फेफड़ों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। लंग्स यानी फेफड़ों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। फेफड़ों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, यानी इसका डेवलपमेंट बोल सकते हो कि क्या हो जाता है, इस प्रकार इसका कंप्लीटली डेवलपमेंट यानी विकास हो जाता है। और लंग्स का विकास होने के कारण जो प्रोब होता है यानी जो मेंढक होता है उसमें रेस्पिरेशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, लंग्स। यानी कहने का मीन ये है कि मेंढक के अंदर श्वसन की जो क्रिया होती है वो किसके माध्यम से संपन्न होती है, इन्हीं लंग्स यानी फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होती है। इसी के साथ अपना जो मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा का जो पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। आपको रिपीट करने के लिए बता देते हैं कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया पढ़ रहे थे अपन किसके अंदर, टेडपोल लार्वा के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा यानी टेडपोल लार्वा के अंदर जो कायांतरण है, कायांतरण जब होता है तो उसकी बॉडी में निम्न 3 प्रकार के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इकोलॉजिकल चेंजेस, सेकंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, थर्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इकोलॉजिकल चेंजेस और मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपन ने कंप्लीटली पढ़े थे एक एक करके। फिर मैंने बताया था आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस 2 टाइप के थे। फर्स्ट था रिग्रेसिव चेंजेस, सेकंड था प्रोग्रेसिव चेंजेस। प्रोग्रेसिव चेंजेस को फिर आपने आगे चलकर 2 भागों में बांटा था। फर्स्ट था एक्सटर्नल चेंजेस जिसको बाह्य परिवर्तन बोला था, सेकंड क्या था, इंटरनल चेंजेस जिसको आंतरिक परिवर्तन बोला था। इसी के साथ मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा का जो पॉइंट था यानी जो हेडिंग थी अपनी वो कंप्लीट होती है। आगे अपन पढ़ते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण पर हार्मोनों का नियंत्रण। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण पर हार्मोनों का नियंत्रण। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण पर हार्मोनों का नियंत्रण। तो कायांतरण पर हार्मोन्स का अपन नियंत्रण पढ़ रहे हैं, तो मैं एक फ्लो चार्ट यानी एक डायग्राम बनाती हूँ, उसके थ्रू अपन कंप्लीटली इसकी स्टडी करेंगे। सभी आप जानते हो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टरोग्लैंड, हाइपोथैलेमस
थैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या स्रावित होता है? TSHRF यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, अब देखिएगा ये TSHRF जो फैक्टर है ये किसमें छोड़ा जाता है? ब्लड के अंदर छोड़ा जाता है और ब्लड इसको कहां तक पहुंचाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपीयूष ग्रंथि तक पहुंचाता है। तो अग्रपीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स का क्या करती है? स्त्रावण करती है। अब TSH किसमें छोड़ती है? ये ब्लड के अंदर। ब्लड इसको कहां तक पहुंचाएगा? थायराइड ग्लैंड तक पहुंचाएगा। थायराइड ग्लैंड क्या स्रावित करेगी? T3, T4 और इन हार्मोनों के कारण टेडपोल लार्वा में क्या होगी? मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण। और ये किसमें चेंज होगा? एडल्ट फ्रोग यानी वयस्क मेंढक के अंदर क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो ये जो फ्लो चार्ट है वो किसके अंदर बनाना है आपको? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण पर हार्मोनों का नियंत्रण जो पॉइंट है अपना, उसके अंदर आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। अब देखिएगा, आप सभी जानते हो कि हाइपोथैलेमस है वो क्या करती है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो मास्टर ग्लैंड होती है एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपीयूष ग्रंथि, उसके कार्यों को नियंत्रित करने का क्या करती है? कार्य करती है, जिस कारण हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्ट्रोग्लैंड बोलते हैं। अब देखिएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा TSHRF यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। यह जो फैक्टर होता है उसको स्रावित करने के पश्चात इसको किसमें छोड़ा जाता है? ब्लड के अंदर छोड़ा जाता है। कहने का मीन ये है कि हाइपोथैलेमस इस TSHRF को किसमें छोड़ती है? ब्लड के अंदर स्रावित करती है। तो ब्लड होता है इसको TSHRF को इसके लक्ष्य अंग यानी अग्रपीयूष ग्रंथि तक पहुंचा देता है। अब जैसे ही TSHRF एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपीयूष ग्रंथि के अंदर पहुंचता है तो ये अग्रपीयूष ग्रंथि की जो उपकला कोशिकाएं होती है उनको TSH हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। आप सभी जानते हो कि एडिनोहाइपोफाइसिस होती है वो TSH को किसमें छोड़ती है? ब्लड के अंदर छोड़ती है। अब देखिएगा, जैसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस इस TSH को ब्लड के अंदर छोड़ेगी तो ब्लड इस TSH हार्मोन को थायराइड ग्लैंड तक पहुंचाएगा, क्योंकि TSH का जो टारगेट ऑर्गन यानी जो लक्ष्य अंग होता है वो कौन होती है? थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि होती है। क्या होती है? थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि होती है। इस प्रकार ये जैसे ही TSH को ब्लड में छोड़ा जाएगा तो ब्लड इसके लक्ष्य ऑर्गन यानी इसको थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि में पहुंचा देता है।
अब इस टीएसएच हार्मोन के प्रभाव के कारण जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। अब ये थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, इस थायरोक्सिन हार्मोन के कारण टेडपोल लार्वा जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करता है, और मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा टेडपोल लार्वा एडल्ट फ्रॉग यानी वयस्क मेंढक के अंदर क्या होता है, परिवर्तित होता है। बट आप सभी जानते हो कि थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित करने के लिए क्या जरूरी होता है, आयोडीन जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, आयोडीन जरूरी होता है। यानी थायराइड ग्लैंड को जब पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलेगा तभी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण पर्याप्त मात्रा में कर पाती है, वरना नहीं कर पाती। तो देखिएगा, यदि आप सभी जानते हो कि टेडपोल लार्वा होता है, तालाब पोखर की तली के अंदर पाया जाता है। बाइदा में इस तालाब और पोखर के पानी के अंदर किसकी कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए। किसकी कमी हो जाए, इस आयोडीन की कमी हो जाए। तो जैसे ही तालाब और पोखर के तालाब और पोखर के पानी के अंदर आयोडीन की कमी होगी, तो आयोडीन की कमी होने के कारण थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित करने के लिए क्या नहीं मिल पाती, आयोडीन नहीं मिल पाती। यानी जितनी उसको जरूरत थी आयोडीन की, उतना आयोडीन नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण और स्रावण नहीं कर पाती, जिसके कारण जो टेडपोल लार्वा होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है वो नहीं होती। तो टेडपोल लार्वा होता है वो लार्वल अवस्था के अंदर ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित करने और स्रावित करने के लिए क्या जरूरी होता है, आयोडीन जरूरी होता है। क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलेगा तभी यह थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करेगी, और संश्लेषण करेगी तभी तो हार्मोन स्रावित करेगी। संश्लेषित नहीं होगा तो ये हार्मोन कहाँ से स्रावित करेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि टेडपोल लार्वा की इसी लार्वल अवस्था के अंदर इस थायराइड ग्लैंड को क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। टेडपोल लार्वा की थायराइड ग्लैंड को क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। तो थायराइड ग्लैंड को अपन निकाल लेंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं मिल पाएगा किसे, टेडपोल लार्वा को। यानी टेडपोल लार्वा कायांतरण कब करता है, जब उसको थायरोक्सिन हार्मोन मिलता है। यानी इसकी थायराइड ग्लैंड को अपन निकाल लेंगे किसके, टेडपोल लार्वा की। तो टेडपोल लार्वा को मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के लिए क्या नहीं मिलेगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं मिलेगा। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं मिलेगा। और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं मिलेगा तो टेडपोल लार्वा होता है वो लार्वल अवस्था के अंदर ही रहता है, वयस्क मेंढक के अंदर परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण पर हार्मोनों का नियंत्रण, और मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा यानी टेडपोल लार्वा में कायांतरण का जो अपना पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। कहने का मीन ये है कि अपना मेटामॉर्फोसिस का जो पॉइंट है वो कंप्लीटली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।